हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मणिकांत सर के एकलव्य प्रोग्राम पे। आई होप कि आप सब हमारी वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही क्वालिटेटिव और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से मास्टर करके आपके मार्क्स कम से कम 10-15 नंबर्स या 10-15 मार्क्स से आपकी परफॉर्मेंस में फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पेजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स इन मॉडर्न इंडिया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट मिसहैंडल्ड टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ आवर प्रेपरेशन। एस्पिरेंट्स को बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि हम अक्सर इस टॉपिक को बहुत ही मैकेनिकली रोट लर्निंग के थ्रू मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। पर एक्चुअली अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले ये थीम ऐसी है जहाँ से बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़े। द की टू दिस हमारा सबसे पहले तो अगर हम पेजेंट्स प्लस ट्राइबल अपराइजिंग्स इस इशू की बात करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसके क्वेश्चन सही करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले आपका कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर। क्योंकि देखिए, ये सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स को इंडिविजुअली उनके कॉज, इफेक्ट, लीडर्स के टर्म्स में याद रखने से आपके हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा। मेन चीज़ है हमारे लिए कंसेप्चुअली समझना, क्योंकि एक तरफ आपका कलोनियलिज्म जैसे जैसे इवॉल्व कर रहा है तो उसके खिलाफ द डिससैटिस्फैक्शन दैट इज ब्रूइंग इनसाइड द हार्ट्स ऑफ पीपल, द डिससैटिस्फैक्शन दैट द पीपल फील ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द कलोनियल रूल, इसी वजह से, इस असंतुष्टि की वजह से ही ये जो भावना है ये अलग अलग तरीके से निकल के आ रही है, जिसका एक सीधा उदाहरण है ये। तो अगर आप वो समझ पा रहे हैं तो आपको जो मेजर स्ट्रक्चरल कॉजेज पता होंगे और वो ज्यादातर चीजों के बीच में कॉमन होंगे। तो कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर में सिस्टेमिक कॉजेस, बेसिक टाइप्स, और उसके बाद कैसे इनका नेचर भी, अगर हम प्री 1857 और पोस्ट 1857 की बात करें तो नेचर ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स भी कांस्टेंट नहीं है, धीरे धीरे आपकी सोसाइटी में इवॉल्व कर रहा है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, यूपीएससी आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू लीडरशिप पूछता नहीं है। ज़्यादातर जो सोर्सेज जो आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज NCERTs एंड बेसिक बुक्स। तो जैसे अब क्लास 12th की NCERT में अगर संथल रिबेलियन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है, अगर क्लास 8th की NCERT में इंडिगो रिबेलियन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है, तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये मेजर जंक्चर्स के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होगी। इसी वजह से आप देखेंगे कि इन एरिया से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन उसी की जगह अगर मैं कोई रिलेटिवली अननोन अपराइजिंग या रिबेलियन उठा लूं जैसे कोल म्यूटिनी, तो उसके ऊपर चांसेस नहीं है कि यूपीएससी अचानक से उठा के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देगा या आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। अगर ऐसा आप कुछ देखते हैं एग्जाम में तो वो इसीलिए होता है क्योंकि करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी कुछ चीजें, कुछ म्यूटिनीज, कुछ अपराइजिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो उस साल में लोगों की नजर से उतर जाती है। तो यूपीएससी ये अवेयरनेस चेक करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन उस केस में भी आपकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही होगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ओवरलोड ना करें। अगर कुछ ऐसे एक दो सरप्राइजिंग क्वेश्चंस आते हैं तो उनको अवॉइड करके रेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन को इतने अच्छे से टारगेट करना कि अगर इस एरिया से कोई मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन आया तो आप कभी गलत ना करें, ये आपका गोल होना चाहिए। और तीसरी चीज जो कि हम लोग इस सीरीज में बहुत बार स्ट्रेस करेंगे एंड वी फर्मली बिलीव इन दिस इज स्पेशियल अवेयरनेस और मैपिंग। तो
आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको हर लीडर का नाम याद रहे, हर अपराइजिंग का नाम याद रहे, लेकिन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ब्रॉड ज्योग्राफिकल अवेयरनेस हो, कि आप रीजन वाइज डिवाइड कर कर एटलीस्ट अपने दिमाग में कंसेप्चुलाइज और विजुअलाइज कर पाए। तो मैपिंग बेस्ड अप्रोच इसके लिए बहुत अच्छा है, जैसा कि हम अपने आज के लेक्चर में देखेंगे। तो इन अ नटशेल ये लेक्चर पूरा देखने तक आपको ये टॉपिक कवर करने का एक बहुत ही आसान तरीका मिलेगा, तो डू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, तो अगर हम अपने स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमने देखा है कि इंडिया में कलोनियलिज्म जो कि बेसिकली एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब से दीवानी की पावर आती है तब से उनकी गवर्नमेंट, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ग्रो कर रहा है, इंडियन टेरिटरी, इंडियन रेवेन्यूज पे कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है, और धीरे धीरे ये कंट्रोल और पक्का होता जा रहा है। तो रिसोर्सेज ड्रेन करने का प्रोसेस भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, साथ में सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कल्चरल पॉलिसी के लेवल पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन धीरे धीरे फैल रही है। तो इसके वजह से हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कलोनियलिज्म इज प्रोग्रेसिंग एंड इट इज अफेक्टिंग डिफरेंट social groups, different stratas of the society and virtually all the regions of India. अब जैसे जैसे colonialism grow कर रहा है, उसी के रिस्पॉन्स में आपका नेशनलिज्म भी ग्रो कर रहा है, बिकॉज इट इज अ फीलिंग और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वंस नेशन। ऑब्वियसली इससे पहले 18th सेंचुरी से पहले ऐसा कोई कॉमन एनिमी या प्राइमरी ऑपोजिशन फोर्स नहीं था जिसके खिलाफ ये सारे सोशल ग्रुप साथ में आ सके। इस वजह से नेशनलिज्म हम कहते हैं कि एक मॉडर्न सेंटिमेंट है। पहले यूरोप में आया, वैसे डिफाइन हुआ कि जैसे नेशन स्टेट्स बने, जहाँ पे लोग स्टार्टेड टू एसोसिएट देमसेल्व्स एज बीइंग मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। इंडिया में कलोनियलिज्म के रिस्पॉन्स में आया, जब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, डिसरप्ट करना शुरू किया, तो ये सारे सोशल ग्रुप्स एक तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया कि द कॉमन एनिमी इज द ब्रिटिश। और वही वेस्टर्न एजुकेशन, उसी रैशनैलिटी को यूज करके वो ब्रिटिश सरकार को ही क्वेश्चन करने लग गए। इवेंचुअली वहां से हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट जन्म लेता है, लेकिन वो सब होता है बाद में। शुरुआत में क्या हो रहा है, कलोनियलिज्म की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कलोनियलिज्म की वजह से क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश पॉलिसीज हमें देखने को मिल रही है, इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, आपका सबसे पहले लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन के थ्रू, उसके बाद कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से, उसके बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अगर हम पेजेंट्स और फार्मर्स की बात करें तो वो लोग कर्जे में दब रहे, ऋण में दब रहे, एक डेट साइकिल में फंस रहे। साहूकार जो है उनकी जमीनें उनसे खरीद रहे हैं, एक तरीके से वो अपने लैंड से उनका एक्सेस जा रहा है। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में रेट ऑफ रेवेन्यू बहुत हाई है, वो लोग फसल खराब होने पे भी कोई इत्मीनान नहीं देते हैं। उसके बाद नेचुरली ब्रिटिशर्स प्रमोट करें, क्योंकि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता है कैश में। अगर आपको कैश में पेमेंट करना है तो आपको ऐसी ही चीजें उगानी होगी जिसको बेच के आप मार्केट से पैसा कमा पाए। तो नेचुरली पहले हम लोग जो कहते हैं हमारे सब्सिस्टेंस क्रॉप्स, जो हमारे खाने पीने के फूड क्रॉप्स थे, उसके बजाय किसान लोगों की मजबूरी है कि वो उगाएं कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कॉटन, इंडिगो वर्कर्स को तो कॉन्ट्रैक्ट में भी बांधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंडिगो ऑब्टेन करके वो ट्रेड कर पाए यूरोप में। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से आपके पेजेंट ग्रुप्स, जो आपके पेजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वो तो फील कर ही रहे हैं, साथ में क्योंकि वो फॉरेस्ट पे भी कंट्रोल बना रहे हैं तो आपके ट्राइबल्स को भी बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। अब अगर हम लोग कल्चरली बात करें तो क्या
क्या कर रहे हैं वो लोग? 1813 के बाद वो वेस्टर्न और इंग्लिश एजुकेशन पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा 1813 के बाद और भी ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज और उनकी एक्टिविटीज। क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में एक तरीके से फोर्स्ड कन्वर्जन्स कर रहे हैं, लोगों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें, और ये उनके रिलीजन, उनके कल्चर सबको थ्रेटन कर रहा है एक तरीके से, राइट? तो इस वजह से हम ये सोच सकते हैं कि कल्चरली भी इंडिया में हर लेवल पे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एक डिसरप्शन ला रहा है। साथ ही अगर हम देखें पॉलिटिकली तो धीरे धीरे आपके जो राजास और नवाब्स है उनकी टेरिटरी में भी इंटरवेंशन बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडियरी अलायंस, धीरे धीरे मैसूर, मराठास, इन सब लोकल रूलिंग एलिट्स के पावर पे उनके पर काटे जा रहे हैं, उनके लाइफ में इंटरवीन किया जा रहा है। अगर हम एलिट्स की बात करें तो जो आपके जमींदार्स हैं, जो आपके प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, लैंड होल्डर्स हैं, उनसे भी जमीनें ली जा रही हैं। तो इसकी वजह से जो आपका लोकल एलिट है प्लस रूलर्स, वो भी डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनको अपनी गद्दी से हटाया जा रहा है, उनकी पावर छीनी जा रही है। तो शुरुआत में क्या होता है कि इन सब चीज़ों की वजह से एंड ऑफ 18th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी तक लोगों को लग रहा है, महसूस हो रहा है कि गरीबी बढ़ रही है, उनकी ज़िंदगी पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। खासकर जो पॉपुलर लेवल पे ट्राइबल्स को, पेजेंट्स को ये फील हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी ना इज चेंजिंग फॉर द वर्स, एंड दे स्टार्ट एसोसिएटिंग दिस विद कॉलोनियल ऑफिशियल्स, मनी लेंडर्स या साहूकार्स एंड जमींदार्स। वो देख पा रहे हैं कि कैसे इन तीनों का मिल के ऑपरेशन बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी, उनका फेमिलियर कल्चर सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो हम लोग इसको क्यों कहते हैं, आपका सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म से इसका ये लिंक है कि जो पेजेंट्स और ट्राइबल रिवोल्ट्स है, हम कहते हैं दे आर अ साइन ऑफ प्रोटो नेशनलिज्म। प्रोटो का मतलब बहुत शुरुआती स्तर पे जो कुछ हो, जो अभी बहुत ही रूडिमेंट्री है, बहुत प्रिमिटिव है, अभी प्रॉपर नेशनलिज्म बना नहीं है। क्योंकि प्रॉपर नेशनलिज्म जब प्रॉपर नेशनलिज्म बनेगा तो हम देखते हैं कि जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने मूवमेंट कैसे ऑर्गेनाइज करती थी, वो एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन थी, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो मुद्दों की राजनीति थी। वो वहां पे वो डिमांड्स रखते थे ब्रिटिशर्स के आगे, जो मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते थे उनके गोल्स होते थे, एम्स होते थे। तो उसको हम लोग मॉडर्न वोकैबुलरी में कहते हैं कि पॉलिटिकल, कि वो एक्चुअली कुछ डिमांड्स रख रहे हैं पब्लिक स्फेयर में, सरकार या गवर्नमेंट के आगे। लेकिन अभी जब हम पेजेंट्स और सिविल रिबेलियन की बात कर रहे हैं, खासकर पेजेंट, ट्राइबल, सिविल रिबेलियन, तो शुरुआती दौर पे प्रोटो नेशनलिज्म इसीलिए था। नेशनलिज्म यहाँ पे इसीलिए आता है कि ये सब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि उनकी जिंदगी खराब करने में कॉलोनियल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, स्टार्टिंग विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि विलन कौन है, कॉलोनियल गवर्नमेंट, जमींदार, मनी लेंडर्स या साहूकार्स। लेकिन अभी उनके पास वो मॉडर्न वोकैबुलरी नहीं है कि वो एक तरीके से डिमांड रख पाए पार्लियामेंट के सामने, क्योंकि वो लोग उस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जैसा वो जानते हैं, जैसा वो वाकिफ है जिस चीज से। तो उन लोगों का जो गुस्सा है वो स्पॉन्टेनियस, इस तरह के स्वाभाविक तरह के रिवोल्ट से निकलता है। इसीलिए कई बार इनको अपराइजिंग भी कहते हैं। अपराइजिंग जैसे अचानक से हुई हो रातों रात, मतलब जब उनका गुस्से में उबाल आया, उन्होंने ब्रिटिश टारगेट्स को, कोर्ट्स को, कचहरीज को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को अटैक किया, उनके घरों को अटैक करें। तो इस तरीके से उनका जो गुस्सा है अभी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है, इसीलिए नेशनलिस्टिक है। लेकिन अभी पूरी तरीके से ये प्रॉपर नेशनलिज्म का फॉर्म नहीं लिया जैसा मिडिल क्लास नेशनलिज्म में देखेंगे। तो इसी वजह से ये पेजेंट्स प्लस ट्राइबल्स प्लस सिविलियन रिवोल्ट्स में हम देखेंगे कि जो इनका बेसिक नेचर,
इसीलिए सबसे पहले इनका जो बेसिक नेचर होता है वो होता है रेस्टोरेटिव। कि ज्यादातर क्या होता है कि पेजेंट्स में गुस्सा है, ट्राइबल्स में गुस्सा है, वो लोग ये गुस्सा दिखाते हैं इन अ वायलेंट प्रोटेस्ट, और उनको सपोर्ट करने वाले होते हैं लोकल लीडर्स। तो लोगों के गुस्से को वो मोबिलाइज कर लेते हैं और उसको लीडरशिप देकर। तो रेस्टोरेटिव का मतलब ये है कि वो लोग, उन लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि ब्रिटिश सरकार को हटा के कोई कोई नई सरकार लाई जाए या डेमोक्रेसी लाई जाए। वो बस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहते हैं। तो लोकल राजा अपनी गद्दी वापस चाहते हैं, लोकल लोग चाहते हैं कि जैसे वो पहले रहते थे उनके जमीन को कोई हाथ ना लगाए, उनका कर, उनका रेंट माफ कर दिया जाए। वो लोग पुराने ऑर्डर को वापस लाना चाहते हैं। तो इसीलिए कई बार हम बात करते हैं ऐसे कुछ ट्राइबल मूवमेंट, जैसे जो मुंडा उलूगान था अंडर बिरसा मुंडा, उसमें आप एक गोल्डन एज की बात करते थे। वो समय जब जो आउटसाइडर है, जिनको हम दीकू कहते हैं, वो लोग नहीं आए थे। तो वो उस गोल्डन एज पे वापस जाने की कोशिश करते हैं। कई सारे ट्राइबल मूवमेंट्स इस चीज़ का जिक्र करते हैं। सिविल रिबेलेंस भी अपने पुराने राजा को रीइंस्टेट करने की कोशिश करते हैं, पुराने राजा अपनी पावर लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज करते थे। तो अनलाइक मॉडर्न मूवमेंट्स, ये लोग उस समय के जो लोग हैं जो कि लोगों के बीच में एक यूनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, उनके पास अब ऐसा तो है नहीं कि वो कॉलेज एजुकेटेड लोग हैं, अगर बोलेंगे तो तर्क संगत बात पे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो लेते थे सहारा कई बार रिलीजन का, कई बार अपने लोकल राजा के प्रति लॉयल्टी का, और इसीलिए वो ज़्यादा वायलेंट भी होते थे, क्योंकि उनका गुस्सा ऐसे अचानक से पनपा है तो वो उसको यूज़ करेंगे डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर को, साहूकार्स के घरों को, कचहरियों को। तो उसमें वायलेंस ज़्यादा विजिबल भी होता था इसी वजह से। एंड और इसमें फर्क यही है कि पेजेंट ज्यादातर लैंड रेवेन्यू की डिमांड पे रिवोल्ट करते थे, ट्राइबल ज्यादातर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, कई बार वो भी लैंड, कुछ ट्राइबल सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लगे थे जैसे संथल्स। कुछ ट्राइबल्स अपने फॉरेस्ट राइट्स के लिए रिवोल्ट करते थे, कुछ तो उन लोगों को अपने कल्चर के लिए रिवोल्ट करते थे, कुछ उनमें से कुछ मूवमेंट्स रिलीजन का यूज करते थे। ये सब मूवमेंट टू मूवमेंट, रीजन टू रीजन थोड़ा वेरी करता था, पर मेन पॉइंट यही था। प्री पॉलिटिकल इसीलिए क्योंकि अभी तक इन लोगों ने कोई अपनी डिमांड ऐसे सरकार के सामने रखी नहीं थी इस तरीके से, आर्टिकुलेट तरीके से, और सबकी बहुत लोकल डिमांड्स थी। ऐसी कोई पैन इंडियन डिमांड नहीं है जो पूरी इंडिया में हर जगह लोग चाहते हैं। पोस्ट 1857 इसमें यही फर्क आया कि ये सारे मूवमेंट में इंक्रीज ऑफ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, जैसे इससे पहले हम जो ये ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करें, जो कि बढ़ते बढ़ते इसका गुस्से का एक बहुत बड़ा आउटब्रेक था आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, उसी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा आउटग्रोथ था द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के रिवोल्ट तक भी जो मिडिल क्लासेस थे उन्होंने इस प्रोसेस में इंटरवीन नहीं किया था, क्योंकि वो अपना एक डिस्टेंस बना के रखना चाहते थे। वायलेंट मूवमेंट से मॉडरेट लोग जल्दी एसोसिएट नहीं करते हैं। तो इसी वजह से इससे 1857 से पहले वो भी ट्राइबल्स और पेजेंट रिवोल्ट के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन 1857 के बाद आपके मिडिल क्लास जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, वो भी इनका जिक्र करने लगे, मिडिल क्लास लीडर्स एंड मूवमेंट्स को सपोर्ट करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे स्टार्टेड आपके जो पेजेंट्स भी जो रिवोल्ट कर रहे हैं, यूज ऑफ मॉडर्न vocabulary एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो लोग कॉलोनियल कोर्ट्स
का इस्तेमाल करने लगे। वो लोग थोड़ी बहुत जैसे ट्राइबल लोगों ने भी क्या किया, उन्होंने भी कोर्ट कचहरी का ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, डिमांड्स रखने लगे। वो लोग भी थोड़ा आर्टिकुलेट हो गए और धीरे धीरे जाकर ये मूवमेंट आपके मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म, गांधीयन नेशनलिज्म जो 1920s के बाद है, आपका पेजेंट मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट फिर धीरे धीरे उसमें मर्ज भी करने लगते हैं। पूरी तरीके से कभी मर्ज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन उससे मर्ज कर जाता है। तो अब ये हमारा सार है, हमारा कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम जो भी नोटिस करते हैं मूवमेंट वाइज, बेटर ये है कि आप उसको रीजन वाइज डिवाइड करें अपने नोट्स में, जैसा कि हम अभी आपको दिखाएंगे। जहां पे पहले हम बात करेंगे ईस्ट की, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। उसके बाद साउथ प्लस डेक्कन, आपका आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका का रीजन। वेस्ट में गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद नॉर्थ में अवध जैसे रीजन्स और नॉर्थ वेस्ट यानी पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस। तो अब नॉर्थ वेस्ट क्योंकि वॉज द लेटेस्ट एडिशन टू ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो वो 19th सेंचुरी में भी बाद में जाकर 1843 में सिंध का एनेक्सेशन हुआ, 1849 में पंजाब का एनेक्सेशन हुआ। तो ये सब थोड़े टाइम बाद में चर्चा में आते हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है इसको आप हर एक चीज को इसमें डिवाइड करके पढ़ें और इफ पॉसिबल नोटिस करें कि कौन से रेस्टोरेटिव है, कौन से सिविलियन है और कौन से आपके बेसिकली मतलब उसके अंदर कौन से सिविलियन है, कौन से ट्राइबल रिवोल्ट्स है। तो उसके अलावा बस कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी एक रिवोल्ट के बारे में हमें अलग से पढ़नी है तो बस हम उतना पढ़ेंगे। तो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। अगर हम बात करें पेजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स की, तो जैसा कि इसमें आपके लिखा हुआ है, ईस्टर्न इंडिया से हम शुरू करें तो वी स्टार्ट विद सन्यासी एंड फकीर मूवमेंट 1763 से लेकर, क्योंकि सबसे पहला इंस्टेंस हम लोग को मिलता है 10 नामी सन्यासी और मदारी फकीर। वहाँ के लोकल पॉपुलेशन बेसिकली रिलीजियस ग्रुप्स भी थे। इनके साथ क्या था कि वॉन्डरर्स, नोमैड्स थे, एक जगह पे टिक के एग्रीकल्चर नहीं प्रैक्टिस करते थे। और ब्रिटिशर्स ऐसे ग्रुप्स को बहुत ही हीन भावना से देखता था, बहुत डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से देखता था, क्योंकि उनको लगता था ऐसे लोग अनसिविलाइज्ड होते हैं। सिविलाइजेशन के लिए आपको सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसी जगह पे जब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ, तो सन्यासी एंड फकीर रिबेलियन वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ दिस आउटब्रेक, जहां पे अगर हम ये देखें कि इनके जो ग्रीवांसेस थे जैसे पिलग्रिम टैक्स, 1770 का फैमाइन, और उसके बाद दिस इन्वॉल्व गोरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट कंपनी फैक्ट्रीज। पर इसका एक मेन चीज ये है, बस इसका नोटेबल फीचर ये है कि यही सन्यासी रिबेलियन है जिसका जिक्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी किताब आनंद मठ और देवी चौधरानी में किया है। तो उस पर्सपेक्टिव से, इस वजह से, क्योंकि ये चीज एक बार PYQ में पूछा भी हुआ है विद रिस्पेक्ट टू आनंद मठ, तो इस वजह से ये थोड़ा नोटेबल, अब ये यूनिक चीज है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम सब याद करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपके जितने भी रिवोल्ट्स हैं, फिर चाहे हम लोग फिर संथल हूल हो गया, संथल रिबेलियन, क्योंकि आपके NCERT में दिया हुआ है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर उनका बहुत सीधा साधा यही सबसे मेजर रीज़न यही था कि इससे पहले वो जो एरिया था राजमहल हिल्स के आसपास का, वहाँ पर पहाड़ियाज रहते थे। दे वर ऑल्सो अ ट्राइबल कम्युनिटी, बट द ब्रिटिशर्स sort of drove them out of the area because they did not practice settled agriculture. वो लोग shifting agriculture practice करते थे, और ब्रिटिशर्स को ये बात
पसंद नहीं थी। वो चाहते थे वहाँ पे कोई प्रैक्टिस करे सेटल्ड एग्रीकल्चर जिससे रेवेन्यू निकाला जा सके। संथल्स वर रेडी टू डू दैट, तो उनको उस एरिया में सेटल किया गया। वहाँ पर जब उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की तो धीरे धीरे हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू की वजह से उन लोगों को मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था। ऐसे ऐसे करते हुए उनका ऋण, उनका डेट बढ़ता गया और धीरे धीरे उनकी जो ज़मीनें थी उनके हाथों से जाने लगी। अब उनको ये बात रियलाइज हुई कि कैसे साहूकार, कॉलोनियल ऑफिसर और वहाँ के लोकल जमींदार तीनों मिलकर उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस संथल हुल लेड बाय लीडर्स लाइक सिद्धू एंड कन्हू अगेंस्ट डीकूज यानी आउटसाइडर्स चाहते थे संथल राज को एस्टैब्लिश करने में। वायलेंट अपराइजिंग थी, वो मनी लेंडर्स और साहूकार से घरों को, कचहरियों को टारगेट करते थे। तो यही चीज जो है, इसी की वजह से बेसिकली ब्रिटिशर्स ने पहले तो सप्रेस किया, बहुत वायलेंट तरीके से सप्रेस किया इस रिवोल्ट को। उसके बाद ताकि सिचुएशन वापस ना आए, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अलग से संथल परगनास क्रिएट की, जहाँ पे संथल्स का लैंड लगभग 5000 एकड़ का लैंड इनको दे दिया गया और उस एरिया में इलीगल कर दिया गया किसी नॉन ट्राइबल का लैंड परचेज करना, एक तरीके से इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। अब ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है। ज़रूरी नहीं है कि हर रिवोल्ट को हम इसी डिटेल से याद रख पाएंगे। सिमिलरली इंडिगो रिवोल्ट भी, कोअर्सिव इंडिगो कल्टीवेशन जो आपका 3 कठिया सिस्टम था, इसका मतलब है आपको अपना 3/20 ऑफ द लैंड में कंपल्सरीली आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा, और वो भी जो आपका सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ लैंड था। अब चावल की ज़्यादा कीमत मिलती है आपको, लेकिन ब्रिटिशर्स परचेज भी एक फिक्स्ड प्राइस पे करते हैं इंडिगो। आप चाह के भी उस लैंड पे चावल नहीं उगा सकते थे। अब 1859 में उस समय खासकर पाबना डिस्ट्रिक्ट के जो कल्टीवेटर्स थे उनको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने इसको टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि वो भी they presented themselves as मतलब peasants under द लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उन्होंने बोला कि आप हमें प्रोटेक्ट करें क्योंकि हम भी तो आपके एम्पायर का पार्ट है। उन्होंने कोर्ट में पिटिशन किया, उन्होंने बेसिकली डिमांड किया कि इस सिस्टम को अबॉलिश किया जाए। तो 1859 में और 60 में जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद आपका लैंड टेनेंसी एक्ट और इंडिगो कमीशन सेट हुआ, जिससे 3 गठिया सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। तो ये जो चीज है, दिस particular revolt becomes very famous because people, the peasants are able to use modern paraphernalia। वो कोर्ट्स के पास जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का उनको सपोर्ट है, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिडिल क्लासेस ने नोटिस किया इसको। तो जैसे जो लोकल अखबार थे, जैसे हिंदू पेट्रियट, उसमें इसका कवरेज है, और फिर दीनबंधु मित्रा ने किताब लिखी नील दर्पण इसी थीम पे 1860 में। तो अब जो आपका मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया है, वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलिजेंशिया है, वो इसको नोटिस कर रहा है। अब सिमिलरली साउथ इंडिया में बात स्टार्ट होती है पोलीगार रिवोल्ट्स थे, जो वहां के जमींदार थे। पर सबसे फेमस इसीलिए उनका है मोपला रिबेलियन, क्योंकि मोपला रिबेलियन टेक्निकली 1921 से भी पहले अगर हम देखें तो 1830 से 1850 तक लगभग 20 बार हमें इनके बारे में, हमें मोपला रिबेलियन के आउटब्रेक्स के बारे में सुनने को मिलता है। तो उनका भी स्ट्रक्चर प्रीटी मच सेम है। मोपलाज वर अ कम्युनिटी और डिसेंडेंट्स ऑफ द अरब ट्रेडर्स हु हैड सेटल्ड डाउन ऑन द मालाबार कोस्ट, केरला पे, और वो लोकल पॉपुलेशन के साथ इंटरमिंगल कर गए थे। तो अब वहीं के इंडिजिनाइज होके रह गए। इसी धीरे धीरे ट्रेड से दे टुक टू कल्टिवेशन, उनके पास लैंड का एक्सेस आया, दे बिकेम पेजेंट्स। लेकिन वहाँ के जो ज़्यादातर लैंड होल्डर्स होते थे वो हिंदू जेनमी क्लास, हम कहते हैं, जो जेनमी क्लास है वहाँ की, वो हिंदू होते थे कोइंसिडेंटली। तो इसके साथ, इस मूवमेंट के साथ खास बात ये है कि यहाँ पर आपको रिलीजन का रोल देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन क्योंकि हिंदू टारगेट हो रहे हैं विद
हिंदू लैंडलॉर्ड्स टारगेट हो रहे हैं बाय मुस्लिम टीनेंट कल्टिवेटर्स। वो लोग अपने रिलीजियस लीडर्स को भी यूज करते थे मोबिलाइजेशन के लिए, तो ये इसने कम्युनल टर्न ले लिया। 1921 में नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत के समय इस मूवमेंट का होना अपने आप में बहुत मतलब बहुत बड़ा धक्का था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। सिमिलरली रिलीजन का सहारा सिर्फ इधर नहीं लिया गया, अगर हम बात करें तो बंगाल में भी आपका फैराजी मूवमेंट, पागलपंथी रिवोल्ट बाय करमशाह एंड टीपू शाह, फिर फैराजी मूवमेंट बाय हाजी शरीयतुल्लाह, उसके बाद नरकलबेरिया या एक तरीके से तरीकाए मुहम्मदिया बाय तीतू मीर, यहां पर भी हम लोग इधर भी हम लोगों ने देखा कि सन्यासी और दशनामी रिलीजियस सेक्ट से रिलेटेड थे। फिर पागलपंथी सेक्ट में भी जो आपके करम शाह और टीपू शाह थे, जो वहाँ के लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन जो हिंदू बना था उनके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं यूजिंग रिलीजन एज अ टूल। सिमिलरली आपके फैराजी मूवमेंट में हाजी शरीयतुल्लाह और उनके बेटे दूदू मियाँ ने भी इस्लाम के प्योरिफिकेशन की बात की। उन्होंने रिलीजन को यूज़ किया वहाँ के पॉपुलेशन को यूनाइट करने के लिए, एक ऑल्टरनेट सरकार मतलब वहीं के लोकल लोगों की बनाई हुई सरकार बनाने की कोशिश की और ब्रिटिश को लैंड रेवेन्यू देने से मना किया। तो इसीलिए आपका जो लोकल मुस्लिम पेजेंट्री है ये सब आपका बांग्लादेश और बंगाल के आपका बांग्लादेश और बंगाल के ही रीजन में हो रहा है। तो वहां पे जो पेजेंट्री थी, लोकल पेजेंट्री, उसमें बहुत ज़्यादा पुअर पेजेंट मुस्लिम हुआ करते थे। तो इसी वजह से रिलीजन इन सबको ड्रॉ कर रहा है। तरीकाए मोहम्मदिया जो तीतू मीर का मूवमेंट है वो आपके सऊदी अरब के वहाबी मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे इंडिया में आपका अहमद राय बरेलवी का आपने नाम सुना होगा विद रिस्पेक्ट टू द वलीउल्लाह मूवमेंट। इंडिया में भी जो उस वो वहाबी मूवमेंट जो सऊदी अरेबिया से जिसका इंस्पिरेशन आ रहा है वो अहमद राय बरेलवी को भी इंस्पायर कर रहा है, वो तीतू मीर को भी इंस्पायर कर रहा है इस्लाम को प्यूरिफाई करने के लिए। इस्लाम के प्यूरिफिकेशन के बहाने वो लोगों को अपने कॉज में जोड़ रहा है, पर टारगेट फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है। उनको रिवेन्यू ना पे करना, उनका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़मींदार के होल्ड को टारगेट करने की कोशिश करना, अपनी ज़मीनें ना ट्रांसफ़र करने देना। तो ये सारे जो कॉजेज है टारगेट ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है। ये जो सपोर्ट गैदर करने का तरीका है वो बदल रहा है। पहले रिलीजन था, बाद में हम जाके देखते हैं कि वो जैसे इंडिगो रिबेलियन में हमने देखा कि दे ट्रांजिशनड इनटू मोर ऑर्गेनाइज्ड डिमांड्स। सिमिलरली वेस्टर्न इंडिया में भी भील अपराइजिंग्स इन द खानदेश रीजन, डेक्कन राइट्स अगेन, क्लास 12th में ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। और बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी है कि कैसे ब्रिटिश कमर्शियलाइजेशन से डायरेक्टली फार्मर्स की लाइफ अफेक्ट हो रही है। तो जब डेक्कन में महाराष्ट्र में वो कॉटन उगाते थे तो उस टाइम पे दिक्कत ये हुई कि पहले तो कॉटन वाज अ गुड कमर्शियल क्रॉप, फिर जब अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉटन फॉर USA industries, for English industries, and in the industrialization of Britain, textile sector had a very important role to play. तो जब अमेरिका से कॉटन का सप्लाई कम हुआ तो इंडिया में के डेक्कन में जो कॉटन है उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। मनी लेंडर्स फार्मर्स को पे करने लगे कॉटन उगाने के लिए, हाथों हाथ खरीद लेते थे। फार्मर्स को के लिए काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गया थोड़े टाइम के लिए ये कॉटन कल्टीवेशन। लेकिन जैसे ही अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुआ कॉटन के प्राइसेस क्रैश किए अचानक से। तो अब मार्केट में डिमांड क्रैश किया, प्राइसेस क्रैश किए, तो वैसे ही उनके हाथ तंग है। उन्होंने पहले ही मनी लेंडर्स ने उनको लोन दे के रखा है उगाने के लिए, वो लोन नहीं चुका पाएंगे। फिर उसी समय जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इम्प्लीमेंट किया गया था उसमें भी दिक्कत ये हुई कि जो नया सर्वे है उसमें रिवेन्यू डिमांड ऑलमोस्ट 50% से बढ़ा दिया गया। तो अब इस वजह से जो ऑलरेडी लॉसेस में चल रहे थे जो पेजेंट्स, उनको एक और बड़ा धक्का लगा, उनके ऊपर लैंड रिवेन्यू का भी प्रेशर रातों रात बढ़ गया। तो उन्होंने
they broke out in revolt in 1875 starting from districts like Pune और उन्होंने टारगेट किया बही खाता, द अकाउंट बुक्स ऑफ द मनी लेंडर्स। अब ये देखते हुए फिर सरकार ने भी कुछ इत्मीनान दिया उनको, डेक्कन अग्रेरियन रिलीफ कमीशन बनाकर और फिर डेक्कन अग्रेरियन रिलीफ एक्ट पास करके लैंड रेवेन्यू की रेट को थोड़ा कम किया गया, इनके डिमांड्स को थोड़ा बहुत सुना गया। पर अगेन ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया कैसे ब्रिटिश कमर्शलाइजेशन की वजह से भी पेजेंट रिवोल्ट्स डायरेक्टली इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। अब सिमिलरली अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो अब नॉर्थ में तो अवध में अगर हम बात करें तो इट स्टार्टेड विद सिविल रिबेलियंस लाइक राजा चैत सिंह ऑफ बनारस का रिवोल्ट, और उसके बाद वजीर अली का रिवोल्ट जो वहां का डिपोज नवाब था। तो ये लोग तो रूलिंग एलिट थे जो कि चाहते थे अपनी राइट्स वापस, वो ब्रिटिश इंटरवेंशन को थोड़ा कम करना चाहते थे, ब्रिटिश रेसिडेंट के इंटरवेंशन को थोड़ा कम करना चाहते थे। लेकिन बाद में जाते जाते हम देखते हैं टिल द टाइम वी रीच अर्ली 20th सेंचुरी, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आसपास आप देखेंगे कि यूपी, अवध, यूपी, बिहार में जो पेजेंट मूवमेंट्स है वो धीरे धीरे कांग्रेस के साथ मर्ज करने लगते हैं। तो जैसे 1920s में जो किसान सभा फॉर्म हुई, सबसे पहले यूपी अवध किसान सभा, उसके बाद फिर बिहार किसान सभा 1930s में फॉर्म हुए सहजानंद सरस्वती के अंदर। तो ये सारे जो लीडर्स है कांग्रेस के अंडर काम करने लगे। जो एका मूवमेंट है ये भी शुरू वही हुआ था कि इलीगल रेंट और सेसेस ऑफ द जमींदार्स के खिलाफ वहाँ के लोकल जो मतलब लोएस्ट वहाँ के जो लोकल पेजेंट्स थे, लोअर कास्ट थे, उन्होंने साथ में मिलकर शुरू किया। लेकिन बाद में एक लोअर कास्ट लीडर मदारी पासी के अंडर ये मूवमेंट ज़्यादा रेडिकलाइज हो गया, तो कांग्रेस धीरे धीरे से डिसोशिएट हो गया। लेकिन उसके बाद से जो अवध और बिहार के ज़्यादातर मूवमेंट्स है वो धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट के साथ मर्ज कर गए। नॉर्थ वेस्ट और पंजाब में भी जो कूका रिवोल्ट है वो सिखिज्म के रिलीजियस रिवाइवलिज्म के लिए हो रहा है। और कनाल कॉलोनी एजिटेशन जो 1907 में हुआ, पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल का पॉइंट ही ये था कि आपका इनहेरिटेंस को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, इनहेरिटेंस विच रिस्ट्रिक्टेड इनहेरिटेंस एंड ओनरशिप राइट्स फॉर सेटलर्स इन द कनाल कॉलोनीज। तो ताकि लैंड का एक्सेस उनके जनरेशन्स तक, आगे के जनरेशन से डायरेक्टली ना पास ऑन हो पाए, तो इससे भी पंजाब के एक तरीके से पंजाब के जो इन्फ्लुएंशियल फार्मर्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको इस बात से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने यहाँ पर अभी कनाल कॉलोनी एजिटेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपके जितने भी इसके बाद आपके जो फेमस लीडर्स हैं जैसे अजीत सिंह, ही वाज द अंकल ऑफ भगत सिंह, इन्हीं सब प्रोटेस्ट के बीच में वो धीरे धीरे दे केम टू द फोर। और तो मेजर रिवोल्ट्स को आप इस तरह रीजन वाइज कैटेगराइज करके देखें और ब्रॉडली ये अटैच कर दिया गया है आप लोगों के साथ, इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो ये सारे, अब जैसे आप इमेजिन करिए कूका, चिनाब कॉलोनी और फिर अकाली मूवमेंट जो 1920 to 25 हुआ, उसमें हम लोग सिमिलरली देख पा रहे हैं कि वो भी नॉन कॉपरेशन के टाइम पे दैट वाज a way to liberate the gurdwaras from the control of the colonial government। तो गुरुद्वारा का कंट्रोल वापस से कम्युनिटी के हाथ में लेने के लिए हुआ था, गुरुद्वारा मैनेजमेंट का। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फॉर्म हुई थी इसी के लिए, शिरोमणि अकाली दल फॉर्म हुआ था, और वो भी प्राइमरीली एक रिलीजियस मूवमेंट ही था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टैंडम में बहुत लंबा चला अंटिल द गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन 1925 एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट। इसी तरीके से आप ऐसे ना बिल्कुल मैकेनिकली याद मत रखिए, आप ऐसे रीजन वाइज शुरुआत से लेके अंत तक, तो क्रोनोलॉजिकली अवेयर है सन्यासी एंड फकीर, छुआर, रंगपुर रिबेलियन वाज आल्सो अ वेरी फेमस, जैसे 1783 के आसपास जब रिवेन्यू फार्मिंग में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवेन्यू कलेक्शन का राइट एक ऐसे इंसान को बेच देती थी जो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करके दे पाए। तो मोर ऑफ अ फ्रेंचाइज मॉडल कि मैंने आपको इतना दे दिया, जैसे तुम मुझे 5 करोड़ दे दो, उसके बाद फिर तुम जाके रिवेन्यू कलेक्ट करके अपनी वसूली
अपने हिस्से का प्रॉफिट निकाल लो उससे। तुम 8 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट करो तो बचाओ जो 3 करोड़ है वो तुम्हारा, तुम्हें तो मुझे 5 करोड़ ही देने पड़े। तो इस सिस्टम की वजह से ब्रिटिशर्स की लायबिलिटी तो कम हो जाती थी, लेकिन प्रेशर पेजेंट्स पे ज्यादा पड़ता था। तो ये रंगपुर रिबेलियन भी वैसे ही रेवेन्यू फार्मर्स और जमींदार से खिलाफ हुआ था, पेजेंट्स ने किया था, और आपके अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव एंड कोअर्सिव लीडर्स लाइक देवी सिंह, गंगा गोविंद सिंह, मतलब द वेरी कोअर्सिव जमींदार्स ऑफ द एरिया। और सिमिलरली पागलपंथी फैराजी तरीकाए मोहम्मदिया। फिर यहाँ पे संथल और मुंडा उल्लूगान भी हमने देख ही लिया है। यहाँ पे पोलीगार रिवोल्ट जो था वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरियाज में, क्योंकि ये हम पॉलिटिकल मैप पे देख रहे हैं, लेकिन यूजुअली ये जो एरिया है ज्यादा फैला हुआ होता था, राइट। और यहाँ पर केरला में भी हमने देखा वेलू थम्पी का रिवोल्ट और पसदसी राजा का मोर ऑफ अ रेस्टोरेटिव रिवेलियन वहां के लोकल रूलर्स का। लेकिन मोपला अपराइजिंग जो 1836 से शुरू हुई 1850s तक बहुत बार आउटब्रेक हुआ, फिर बाद में रिवाइव हुई 1921 के समय, वो भी हम इस रीजन में ही एसोसिएट करेंगे। फिर आप यहाँ पे देंगे राममोशी, गडकरी, डेक्कन राइट्स वर्ली, ऐसे करके अपने सभी रिवोल्ट्स को आप इसके अंदर भी जो आप पढ़ते हैं और जो नई इंफॉर्मेशन ऐड होती है, अगर इन केस यू वांट टू स्टडी अबाउट मोर, और इवन द पेजेंट अपराइजिंग्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जहां से कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट इफ यू वांट टू ट्रेस इट, तो आप इसी मैप पे याद करिए, इसी मैप को याद करके देखिए, इसको मल्टीपल टाइम्स देखिए, एंड इवेंचुअली यू विल फील वेरी कंफर्टेबल विद द टॉपिक। आप एकदम इसको जबरदस्ती याद करके रटने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, ओके। तो आई होप कि हमारा लेक्चर आप सबको बहुत यूजफुल लगा। ऐसे ही यूजफुल टॉपिक्स के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, हम आपके लिए ये सारी चीज़ें लाते रहेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे फॉर एवरी सब्जेक्ट। आप इसको ज़रूर डिलिजेंटली फॉलो करें, पर इसके साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, और बार बार जो रिविजन करते हैं वो अपने नोट से ही करें, ठीक है। तो आई विल सी यू वेरी सून विद अनदर टॉपिक। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सी मोर ऑफ सच वीडियोज़। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।